वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीसी मशीन गाइस। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ ये लेक्चर पूरा देखिएगा क्योंकि वॉच टाइम बहुत कम जा रहा है। चैनल को सस्टेन करने के लिए वॉच टाइम बहुत ज़रूरी होता है, तो लेक्चर को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं डीसी मशीन के केस में आर्मेचर रिएक्शन किसे बोलते हैं। तो डीसी मशीन शुरू करने से पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डीसी मशीन में दो वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग को हम क्या बोलते थे? हाई करंट वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को क्या बोलते थे? लो करंट वाइंडिंग। मतलब इतना तो कंफर्म है कि दोनों से करंट फ्लो हो रही है, और जब किसी वाइंडिंग से करंट फ्लो होती है तो हमें क्या मिलता है? फ्लक्स। तो आर्मेचर वाइंडिंग भी अपनी फ्लक्स जनरेट करेगी, फील्ड वाइंडिंग भी अपनी फ्लक्स जनरेट करेगी। तो अब हमारे पास दो फ्लक्स है, एक आर्मेचर फ्लक्स है जिसे हम फाई ए बोल रहे हैं, दूसरी फील्ड फ्लक्स है जिसे हम फाई एफ बोल रहे हैं। तो ये आर्मेचर फ्लक्स जब फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट करती है उसी को बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन। और ये जो इफेक्ट है ये किसी भी तरह का हो सकता है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो सकता है, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो सकता है, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो सकता है। तो तीन तरह से ये आर्मेचर फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फील्ड फ्लक्स को मेन फ्लक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है मशीन में वो सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड फ्लक्स की वजह से होता है। आर्मेचर फ्लक्स हमारे लिए एक टेंशन की तरह काम करता है। ये आर्मेचर फ्लक्स जब इस फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट करता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन। राइट। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन आप कैसे बोलोगे? अगर कोई पूछेगा आपसे कि आर्मेचर रिएक्शन की डेफिनेशन बताइए तो सीधा सा ये लाइन बोल दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में शुरू करने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक में समझा देता हूं। तो देखिए, बेसिक अबाउट जीएनए एंड एमएनए। जीएनए और एमएनए के अबाउट कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जीएनए क्या होता है। जीएनए होता है ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस। एमएनए क्या होता है? एमएनए होता है मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस। राइट। अब इसको हम शो कैसे करते हैं? तो अगर ये हमारा आर्मेचर है, ये फील्ड है, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। यहाँ पे हमने दो ब्रश लगाए हुए हैं, ये ब्रश 1 है, ये ब्रश 2 है। ब्रश का क्या काम होता है ये मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। तो ये वाली जो एक्सिस है, ब्रश जिस एक्सिस पे रखा गया है उसे हम अगर सिंपल भाषा में बोलें तो इसे हम बोल सकते हैं ब्रश एक्सिस। राइट। अब देखिए, यहाँ पे कंडक्टर्स रखे गए होंगे, आर्मेचर में भाई कंडक्टर रखे गए होंगे तभी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कुछ इस तरह से कंडक्टर हमारे रखे गए हैं। और मैंने आपको क्या, जब वर्किंग में बता रहा था तो क्या बताया था मैंने कि अगर आपका कंडक्टर नॉर्थ पोल में रखा गया है तो उसमें क्रॉस इंड्यूस होता है। तो ये सारे कंडक्टर्स में क्रॉस 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 क्रॉस, और साउथ साइड जितने भी कंडक्टर्स हैं उसमें डॉट। ये हमने कैसे पता लगाया था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, याद करिए। ये सारे कंडक्टर्स में क्या हो गया? डॉट। राइट। अब ये जो ब्रश एक्सिस है, ब्रश एक्सिस
को ही हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। यानी कि ब्रशेस हमेशा हमारे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। ब्रश एक्सिस is always called MNA, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे, बस थोड़ा सा बेसिक कवर करते चलते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ब्रश एक्सिस को हमेशा MNA बोला जाता है। अब एक और चीज देखिएगा कि जो फील्ड एक्सिस है उसे डायरेक्ट एक्सिस बोलते हैं, और हमारी फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी, नॉर्थ से साउथ। तो ये वाली जो एक्सिस होगी ये होगी हमारी डायरेक्ट एक्सिस, तो इसे हम डी एक्सिस भी बोलते हैं। तो यहां से लिखिएगा फील्ड एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सिस। फील्ड एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सिस। अब डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होती है उसे क्या बोलते हैं, क्यू एक्सिस। तो इसके परपेंडिकुलर तो ये वाली एक्सिस है, तो इस एक्सिस को बोलेंगे क्यू एक्सिस या क्वाड्रेचर एक्सिस। तो यहां से लिखिएगा एक्सिस परपेंडिकुलर टू फील्ड एक्सिस is called quadrature axis। सही है। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल गया कि डायरेक्ट एक्सिस यानी कि डी एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू क्यू एक्सिस। और यहाँ पे एक लफड़ा क्या हो गया कि क्यू एक्सिस को ही क्या बोला जाता है, जीएनए एक्सिस। क्यू एक्सिस को ही जीएनए एक्सिस बोला जाता है, और जीएनए एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलर एक्सिस। इंटरपोलर क्यों, दो पोल के बीच में कोई भी एक्सिस होती है तो उसे इंटरपोलर बोल दिया जाता है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीचों बीच एक्सिस बन रही है, आप देखिए, इसीलिए इसे इंटरपोलर एक्सिस भी बोला जाता है। राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये नो लोड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं अभी। अभी जब लोडेड कंडीशन की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, और लोडेड कंडीशन की बात हम तब करेंगे जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अभी तो हमने सिर्फ दो पोल लिया है। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो फील्ड एक्सिस है, फील्ड फ्लक्स हमारी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, नॉर्थ से साउथ। तो ये फील्ड एक्सिस हमेशा क्या कहलाती है, डायरेक्ट एक्सिस। और डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होती है उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेचर एक्सिस। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है, क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर एक्सिस इस कंडीशन में ब्रश एक्सिस भी है, एमएनए भी है, जीएनए एक्सिस भी है, और इंटरपोलर एक्सिस भी है। राइट। और जब हम लोडेड कंडीशन की बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन के बाद, तब एमएनए शिफ्ट होगा। याद रखिएगा, यहाँ तक आई होप थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया, तो अब आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ दो पोल लिए थे, बट क्या होगा अगर हमने चार पोल ले लिए। सो व्हाट विल हैपन इफ वी टेक फोर पोल्स। अगर हमने चार पोल ले लिए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। चार पोल बना लेते हैं। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो मैंने बताया था कि दो पोल्स अगर हैं तो हमें एक क्या मिलती है, डायरेक्ट एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास चार पोल्स मिल रहे हैं, मतलब चार डायरेक्ट एक्सिस मिलेगी। तो एक डायरेक्ट एक्सिस ये हो गई, राइट। इसे हम D1 एक्सिस बोल देते हैं।
दूसरी डायरेक्ट एक्सिस हो गई D2 एक्सिस। अगर हमारे पास दो पोल हैं तो हमें एक डायरेक्ट एक्सिस मिलेगी। अगर चार पोल्स हैं तो कितनी डायरेक्ट एक्सिस मिलेगी? दो डायरेक्ट एक्सिस मिलेगी। तो ये हो गई डायरेक्ट एक्सिस 1, ये हो गई डायरेक्ट एक्सिस 2। तो अगर डायरेक्ट एक्सिस इस तरह से दिख रही है हमें, तो क्वाड्रेचर एक्सिस कैसे दिखेगी? तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेचर एक्सिस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है विथ रेस्पेक्ट टू क्या? quadrature axis, right? So D axis is perpendicular to Q axis। दोनों के बीच परपेंडिकुलर का रिलेशन आ रहा है, मतलब एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा या मैकेनिकल होगा? ये 90 डिग्री होगा आपका इलेक्ट्रिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल। तो थीटा मैकेनिकल, हमें जो दिखेगा वो थीटा मैकेनिकल होता है, जो नहीं दिखता है वो थीटा इलेक्ट्रिकल। तो थीटा इलेक्ट्रिकल अगर 90 है तो थीटा मैकेनिकल क्या बन जाएगा? थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पोल बाई टू थीटा मैकेनिकल। तो थीटा इलेक्ट्रिकल हमें मिल रहा है 90, पोल है 4 डिवाइडेड बाई 2 थीटा मैकेनिकल, तो ये 2 टाइम्स ये 45। तो थीटा मैकेनिकल 45 डिग्री। मतलब मैकेनिकली डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्वाड्रेचर एक्सिस कैसी बनेगी हमारी? कुछ इस तरह से। ये हो जाएगी Q1 एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस 1, और ये हो जाएगी हमारी Q2 एक्सिस। तो देखिए दो डायरेक्ट एक्सिस मिल गई हमें, दो क्वाड्रेचर एक्सिस मिल गई। जब हमने एक एक पोल लिया था तो क्या मिला था हमें? एक डायरेक्ट एक्सिस, एक क्वाड्रेचर एक्सिस, राइट। चलिए अब हम आर्मेचर रिएक्शन को एनालाइज करते हैं। अब हम देखते हैं एक्चुअल आर्मेचर रिएक्शन कैसे होता है। आर्मेचर रिएक्शन, ये हमारा बन गया आर्मेचर। यहां पे हमने बना लिया पोल्स, ये हो गए पोल्स हमारे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आर्मेचर में यहां रख दिया हमने ब्रशेस को, और आर्मेचर है हमारा तो क्या होंगे हमारे पास? कंडक्टर्स। तो आर्मेचर के कंडक्टर्स हमने इस तरह शो कर दिए। नॉर्थ साइड जो जितने भी कंडक्टर्स हैं उसमें क्या इंड्यूस होता है बताइए? उसमें इंड्यूस होता है क्रॉस। साउथ साइड जितने भी कंडक्टर्स हैं उसमें क्या इंड्यूस होता है? डॉट। तो ये एक एक्सिस हमें बन गई ब्रश एक्सिस वाली। अब एक चीज मैंने बताया था कि अगर कोई भी कंडक्टर में क्रॉस करंट जा रही है, यानी कि करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो उसकी वजह से जो फील्ड है वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? कर्ल फिंगर रूल लगाइए, थंब को अंदर की तरफ करिए और देखिए आपकी जो उंगलियां हैं वो किस डायरेक्शन में मुड़ रही हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पेपर के अंदर जा रही है करंट, तो अंगूठा जो है वो पेपर के अंदर करिए और अपनी उंगलियों को देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रही हैं। तो क्रॉस कंडक्टर की वजह से जो फील्ड होगी वो आएगी क्लॉकवाइज, डॉट कंडक्टर की वजह से जो फील्ड आएगी, डॉट कंडक्टर मतलब करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो डॉट कंडक्टर की वजह से जो फील्ड होगी वो हो जाएगी कैसी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे सारे क्रॉस कंडक्टर्स हैं, तो सभी का फील्ड को अगर हम ऐड कर दें तो हमें एक ओवरऑल फील्ड मिल जाएगी जो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी इस डायरेक्शन में, करेक्ट। सिमिलरली हम इस सारे डॉट कंडक्टर्स को अगर ले लें तो हमें एक फील्ड मिलेगी, ओवरऑल फील्ड, जो कि किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सॉरी, इसको क्लॉकवाइज बनना था ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा।
सिमिलरली डॉट कंडक्टर्स की वजह से जो फील्ड होगी वो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया। अब देखिए ओवरऑल फ्लक्स इस पर्टिकुलर एरिया में किस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की तरफ। क्रॉस कंडक्टर्स की वजह से भी जो फ्लक्स है वो नीचे की तरफ है और डॉट कंडक्टर की वजह से भी नीचे की तरफ। तो ओवरऑल आर्मेचर फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ गई। जो फील्ड फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन चेक करिए। फील्ड फ्लक्स जो है वो नॉर्थ से साउथ है। हमारी मेन फील्ड फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारी डायरेक्शन है मेन फील्ड फ्लक्स की। जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो क्या है, नीचे की तरफ, राइट। तो अब हमारे पास दो फ्लक्सेस हैं, तो क्या मिलेगा हमें, इन दो फ्लक्सेस का रिजल्टेंट। तो ये हमें मिल जाएगा फाई आर। अब देखिए यहाँ पे किस टाइप का आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, अब आप ध्यान से देखिए, ये फाई ए आर यानी कि आर्मेचर फ्लक्स इस फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट कर रहा है। पहले जब फील्ड फ्लक्स अकेली थी तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, हॉरिजॉन्टल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यही होनी चाहिए। बट आ गया हमारा आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। तो जब हम इसका रिजल्टेंट बनाएंगे तो हमें रिजल्टेंट जो फ्लक्स है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। इस डायरेक्शन में टिल्ट हो गई हमारी जो यूजफुल फ्लक्स है। इसी को बोला जाता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब इसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फील्ड है, ये फील्ड फ्लक्स है, ये है आर्मेचर फ्लक्स। तो अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, फील्ड फ्लक्स को एक्सटेंड कर दिया, आर्मेचर फ्लक्स को एक्सटेंड कर दिया, तो ये दोनों क्रॉस का सिंबल बना रही है, राइट। इसीलिए इसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन बोला जाता है। तो इस फेजर से हमें क्या पता चल रहा है, जो फील्ड फ्लक्स है वो हमारी क्या है, जो फाई एफ है वो हमारी है फील्ड फ्लक्स, फाई आर है हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स, और फाई ए आर क्या था, आर्मेचर फ्लक्स। राइट। तो अगर हम आर्मेचर करंट बढ़ाते जाते हैं, आर्मेचर करंट कब बढ़ेगा, जब लोड करंट बढ़ेगा। यानी कि अगर हम लोड बढ़ाते हैं तो लोड करंट बढ़ेगा। अगर लोड करंट बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और अगर आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा, और आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होगा, और ज्यादा होगा। कैसे, पहले हमारा फाई ए आर यहाँ पे था, अब हमने लोड बढ़ा दिया तो आर्मेचर फ्लक्स और बढ़ गई, तो आर्मेचर फ्लक्स अब आ गई यहाँ पे, राइट। तो अब आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स हमारी कांस्टेंट रहती है तो वहीं पे रहेगी। तो रिजल्टेंट हमारा बन रहा है अब यहाँ पे फाई आर। आप देख सकते हो कि जो टिल्ट एंगल था वो और इंक्रीज हो गया, राइट। मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन और बढ़ गया। तो यहाँ तक अभी इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आप फिर कंफ्यूज होने लग जाओगे। इसके बाद वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या एनालिसिस करेंगे, पहले हमारी जो मेन फ्लक्स थी वो इस तरह से थी जिसे हम फील्ड फ्लक्स बोल रहे थे, बट आर्मेचर रिएक्शन के बाद हमारी जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में चली गई, रिजल्टेंट फ्लक्स।
राइट। तो इस टिल्ट फ्लक्स होने की वजह से, फ्लक्स के टिल्ट होने की वजह से हमारी मशीन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन पार्ट 2। तो इस लेक्चर को पूरा देख, आई होप पूरा आपने देखा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।